हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, हम आपकी सीटेट की क्लास ले रहे हैं जो कि दिसंबर 2024 में होने वाला है। तो बच्चों, यहां पर देखिए, जो हम बाल विकास की आपको सीडीपी की क्लास है, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान की, ये आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही लिए है। और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक से हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर एनसीईआरटी परिषदीय पुस्तकों के आधारित भी इसमें जो है पाठ्यक्रम है। तो एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही सारा चीज़ें इसकी ली गई हैं। तो आप बेफिक्र रहिएगा इस चीज़ से कि आपको हम सिलेबस से अलग कुछ बता रहे हैं, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही अधिकतर सारी चीज़ें फंसती हैं। और ये बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का जो एग्ज़ाम्स होता है, वो आपका बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो होता है पाठ्यक्रम में होता है, जिसमें आपका सुपर टेट आ जाता है, एचपी टेट आ जाता है, एच टेट आ जाता है, रीट आ जाता है, केवीएस आ जाता है, एनवीएस आ जाता है, पी टेट आ जाता है, एमपी टेट आता है, बी टेट आता है, यू टेट आता है और सीजी टेट आता है। एवं सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु ये जो सब्जेक्ट है उपयोगी होता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी उपयोगी होता है और संविदा परीक्षा के लिए भी उपयोगी होता है। तो कुल मिला के मानना यह है कि बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का जो आपका पाठ्यक्रम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है ये। तो इसको हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अध्ययन कर ली हैं। लाइट चली गई है हमारे, ये टॉर्च की रोशनी, उसकी लाइट की रोशनी पड़ रही है दूसरी। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि आपको जो भी चीज़ हम बताएंगे वो आपकी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर हेतु सीटेट का जो तैयारी करवा रहे हैं उसके लिए आपकी कंप्लीटली होगी, है ना। तो अब तक हम जो है बहुत सारे पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। जो जो हम लोगों ने पाठ पढ़ लिए हैं उसको एक नज़र हम देखते हैं, फिर उसके बाद ही हम आपका आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ विषय सूची पे आ जाते हैं। विषय सूची पे हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने किन किन चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। ये हम इसलिए बताते हैं आपको, जिससे कि आपका जो आप नोट्स बना रहे हैं या रिविज़न कर रहे हैं, या फिर आप जो पाठ पढ़ चुके हैं उसका एक बार आपको रिवीजन हो जाए, है ना, क्या चीज़ें हमने देख ली हैं। और देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी रह गई है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देख सकते हैं और उसको मतलब कम्प्लीटली उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि बता देने से एक फ़ायदा ये होता है, जो नए हमारे यूज़र्स हैं, जो नए आए हैं हमारे चैनल पहली बार आए हैं, जो हमारी पहली बार वीडियो ये वाली देख रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल सब्जेक्ट के टॉपिक्स होते हैं जो कि वो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो ज़रूरी आने हैं और वो हमारे आगे वीडियोज़ में निकल चुके हैं, है ना। तो वो भी जाके अपने विजिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको पाठ्यक्रम बताया था जो है सीडीपी का, ठीक है। सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। बाल विकास को सीडीपी चलते हैं, ठीक है। फिर आता आपका पाठ था शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय, जिसमें हमने शिक्षा का और मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ, कार्यक्षेत्र, परिभाषाएं इत्यादि देखी थी। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर था बाल विकास की अवधारणाएं, उसके अधिगम से संबंध। इसमें हमने बाल विकास की अवधारणा, अभिवृद्धि के विकास में अंतर, वृद्धि विकास के सिद्धांत आदि को देखा था। फिर था हमारा विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में हमने गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था आदि अवस्थाओं के बारे में जाना था। फिर था हमारा अधिगम व अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। इस वाले सब्जेक्ट में हमने जो है विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखी थी, अधिगम की प्रभावशाली विधियां देखी थी, प्रकार देखे थे, सिद्धांत देखे थे, ठीक है। और जिसमें मैकडोवेल का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत आदि सिद्धांत थे। अच्छा, जी वाला रह गया। फिर इससे पहले हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय देखे थे। संप्रदाय में आपके जो थे संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक, गेस्टाल्टवादी आदि संप्रदाय थे आपके, ठीक है। ये वाला हो गया। फिर ये भी हो गया। फिर आ जाता है आपका बुद्धि। बुद्धि में हमने क्या पढ़ा था? बुद्धि में हमने बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बुद्धि लब्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि की सारणी पर चर्चा आपसे बहुत अच्छे से की थी, क्योंकि बुद्धि लब्धि वाला सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें से एक नए क्वेश्चन पेपरों में जरूर आता है। फिर आते हैं ध्यान की अवधारणा पे। ध्यान की अवधारणा आपका जो था चैप्टर, इसमें हमने जो है विभिन्न प्रकार के ध्यान की अवधारणा से पहले आता बुद्धि के बाद हमने व्यक्तित्व में आपका जो पार्ट था व्यक्तित्व वाला, उसमें हमने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व देखे थे। फिर स्मृति व विस्मृति देखा था। स्मृति की परिभाषा, विस्मृति की परिभाषा, सक्रिय निष्क्रिय स्मृति, विस्मृति कारक, सैद्धांतिक कारक, समान कारक थे। फिर उसके बाद रुचि में हमने आप देखा था रुचि की परिभाषा, रुचि के प्रकार, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, रुचि परीक्षण, व्यावसायिक रुचि मापन, समान रुचि मापन आदि। फिर ध्यान की अवधारणा। फिर था ध्यान की अवधारणा। जो ध्यान की अवधारणा में ध्यान का अर्थ, ध्यान के प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक बाह्य कारक। फिर था आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, प्रकार
अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकार, सकारात्मक प्रकार और नकारात्मक प्रकार के बारे में बताया था। फिर था संवेग की अर्थ परिभाषा, मैकडोवेल के 14 संवेग थे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत थे, महत्व थे, विशेषताएं थी। इसी संवेग में प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अभिप्रेरकों के प्रकार सम्मिलित थे। फिर था आपका अधिगम का मूल्यांकन, इसमें आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें जो है व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार, जांच सूची, विवरण विधि, मूल्यांकन के प्रकार, परिमाणात्मक, गुणात्मक, संरचनात्मक, आंकलित, योगात्मक, संरचित मानकीकृत साक्षात्कार, असंरचित अमानकीकृत साक्षात्कार, साक्षात्कार के सोपान, उत्तम परीक्षण, प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया। फिर उसके बाद था आपका इसी चैप्टर में अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की विधियाँ, क्रियात्मक शोध के बारे में भी था इसमें, क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरण थे, सतत मूल्यांकन की विधियाँ, सोपान और प्रविधियाँ थी। फिर आ जाता है आपका चिंतन व कल्पना। चिंतन व कल्पना के अंतर्गत आपको चिंतन का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, प्रत्यक्ष मूल और स्थूल चिंतन, अमूर्त चिंतन, कलात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, चिंतन के स्रोत, कल्पना, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं थी इसमें। फिर था आपका अगला चैप्टर बालकों की पहचान। बालकों की पहचान में आपके विशिष्ट बालक, सृजनशील बालक, मंदबुद्धि बालक, विभिन्न प्रकार के बालकों की आपको जानकारी हमने शॉर्टकट में दी थी। फिर उसके बाद जो अब चैप्टर चल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि लॉन्ग कट में, ठीक है। जो आपके जो सबसे मेन चीज़ है, बालकों की पहचान वाला चैप्टर जो आपका बहुत अच्छा है, इससे ज़रूर कोई ना कोई जो क्वेश्चन है बिल्कुल आता है। 101% इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इसमें हम जो है अध्ययन कर चुके हैं किन किन चीज़ों का। देखिए यहाँ पे छठा टॉपिक है, ये आपका 5 टॉपिक इसके हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। हम आपको बताते हैं कौन कौन से बालकों का हम अध्ययन कर चुके हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने इसमें करा था पिछड़े बालकों का, फिर करा था हमने मानसिक मंदित बालकों का, फिर करा था समस्यात्मक बालक का, फिर करा था सीखने की कम क्षमता वाले बालकों का, फिर था आपका इससे पहले का बाल अपराधी बालकों का। तो इनके बारे में डीपली हमने आपको समझाया हुआ है पिछली वीडियो में। एक एक वीडियो से एक एक टॉपिक लिया चला हुआ है, जिसमें आपका कैसे बालक होते हैं, कैसी उनकी परिभाषा है, विशेषता है, कैसे पहचान होती है, किस प्रकार से उन ऐसे बालक बन जाते हैं आदि के बारे में जानकारी इसमें दी हुई है। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है वंचित एवं अलाभान्वित बालक। यानी कि ऐसा होता है, वंचित एवं अलाभान्वित वर्ग ऐसा होता है कि वो वर्ग होता है जिन्हें समुचित विकास के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है, जो लाभ नहीं ले पाते हैं। साधारणतः सभी देशों में या समाज में कुछ ऐसे वर्ग मिल ही जाते हैं, इन्हें वंचित वर्ग कहा जाता है, और इन वर्गों से संबंधित बालक वंचित बालक कहलाते हैं। मनोविज्ञान में वंचित बालक उन्हें कहा जाता है जो सामाजिक, आर्थिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से अलाभान्वित समुदाय से आते हैं। भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के 90% से अधिक ऐसे परिवार हैं जो सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है। इन्हें जीवन की समान सुख सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। इन परिवारों से आने वाले बालक वंचित बालक अथवा अलाभान्वित बालक कहलाते हैं। समझ में आ गई। देखिए ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा निम्न जाति के होते हैं या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से होते हैं, वह बालक जो होते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती गवर्नमेंट से, वे लोग अलाभान्वित बालकों के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा शास्त्र मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इन वंचित बालकों की ओर गया है। इन क्षेत्रों में अनेक अध्ययन किए गए हैं जिनमें वंचित होने के दुष्परिणाम का अध्ययन किया गया। इनकी सोच, भावनाओं, रुचियों, अभिरुचियों और मनोवृत्तियों का अध्ययन भी शिक्षा और मनोविज्ञान के शोध में विषय रहे हैं। बर्नस्टीन, हैविंगहर्स्ट, टानेनबाउम, रोटर, डी सिन्हा, त्रिपाठी, A.K. सिंह आदि मनोवैज्ञानिकों ने इन वंचित बालकों का अध्ययन किया है। इनके अध्ययन के फलस्वरूप इन बालकों की कुछ समान विशेषताओं का पता चलता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित रूप में वर्णित हैं। ये बालक जो वंचित बालक होते हैं, अलाभान्वित बालक होते हैं, ये बालक निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के परिवारों के सदस्य होते हैं। देखिए निम्न होते हैं, निम्न कास्ट के होते हैं या फिर सामाजिक व आर्थिक स्तर के परिवारों के सदस्य होते हैं, ठीक है। इन बालकों के विकास के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, साधन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा गरीब श्रेणी से होते हैं ये, और मूलभूत सुविधाएं भी ना जल्दी से उपलब्ध आराम से नहीं हो पाती। ये बालक अपने आप को हीन व कमज़ोर समझते हैं क्योंकि इनके पास सुविधाएं नहीं होती, इसलिए अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। इनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। इनकी आकांक्षाएं साधारण होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में ये खुश हो लेते हैं। फिर देखते हैं आपके वंचित एवं अलाभान्वित बालकों की पहचान। इन बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए ऐसे बालक निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार से आते हैं, अतः गरीबी एवं वंचन इनकी प्रमुख विशेषता होती है। ऐसे बालकों का आत्मसंप्रत्यय नकारात्मक होता है। फलस्वरूप वे अपने आप को अन्य बालकों की तुलना में हीन, कमजोर
एवं बिल्कुल ही साधारण आकांक्षा रखने वाले होते हैं ये, ठीक है। अपने आप को हीन और कमज़ोर समझते हैं और बिल्कुल ही साधारण आकांक्षा रखने वाले होते हैं। अलाभान्वित बालकों में सीखने की अभिप्रेरणा कम होती है तथा इनमें दूरदर्शिता की नितान्तता कमी पाई जाती है, ठीक है। फिर आते हैं अलाभान्वित बालकों की भाषा। अलाभान्वित बालकों की भाषा जो होती है बालकों की निम्न लाभान्वित बालकों की भाषा से भिन्न होती है। वह निष्ठिन द्वारा किए गए अध्ययन से स्पष्ट हो गया है। अलाभान्वित बालक प्रायः अधूरी, अस्पष्ट व अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, झिझकते ज़्यादा हैं। अलाभान्वित बालकों का बौद्धिक निष्पादन सीमित एवं अपर्याप्त होता है। डी सिन्हा एवं बीबी चटर्जी के अध्ययनों से इस तथ्य की संपुष्टि हुई है। इन लोगों के अध्ययन के अनुसार ऐसे बालक का बौद्धिक स्तर लाभान्वित बालकों के बौद्धिक स्तर की तुलना में कई कारणों से काफ़ी नीचे होता है, अतः उनका बौद्धिक निष्पादन भी काफ़ी सीमित एवं अपर्याप्त होता है, ठीक है। इस तरह स्पष्ट हुआ कि अलाभान्वित बालक की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उन्हें आसानी से समझा जा सकता है तथा उनकी परख की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा अलाभान्वित बालकों के बारे में या वंचित वर्ग के बारे में। तो अगली वीडियो हमारी जो रहेगी वह प्रतिभाशाली बालकों की रहेगी, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक, इसके बाद हमारा लास्ट रह जाएगा, तो वो रह जाएगा हमारा सृजनशील बालक। सृजनशील बालक के बाद आपका जो है ये बालकों की पहचान वाला टॉपिक जो है कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट अध्याय पे हम लोग चलेंगे। देखिए, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको डेली वीडियो मिल जाती है और आपको जो है कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है, हमें भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, आपको डेली क्लास मिलेगी और हमारे आपका साथ बना रहेगा और हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी। तो हमारे साथ बनिए लास्ट तक, और एग्ज़ाम टाइम तक तो हम आपको कम्प्लीटली सारी तैयारी करा ही रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे इस चैनल पे आपकी सीटेट से जुड़ी हुई संस्कृत की, EVS की और जो है आपकी हिंदी की तैयारी भी कम्प्लीटली चल रही है, और ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।